आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो 2024 में पूछने की संभावना है। और मैं इस वीडियो में यानी कि ऑल सब्जेक्ट से, बच्चे याद रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट से हम क्या किया हूँ, क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। मात्र सभी विषय से 10-10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इसी तरीके से हम, है ना, यह आपका सेट 1 हो जाएगा, फिर इसका सेट 2 मैं अगले बार कराऊंगा, ठीक है। यानी इसी तरीके से मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, है ना, और आपको कम्प्लीटली मैं पूरा करवा दूंगा। यानी कि देखा जाए तो 2024 के लिए एग्जाम्स के या वीवीआई, बहुत वीवीआई या क्या होगा, तो यह आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम तक मैं एक भी क्वेश्चन जो है वह छूटने नहीं दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप देखिए ध्यान से बच्चा जी, पहले मैं साइंस को शुरू करता हूँ, एक एक करके देखिएगा, है ना। और एक एक क्वेश्चन, मात्र कम ही क्वेश्चन होंगे मगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बच्चे याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाते हैं ना, वह कौन बनाते हैं, तो याद रखिएगा वह होगा आपका अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण जो होते हैं, है ना, ये जो आपका कण के मिरर जो होते हैं, यही क्या करते हैं, यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका ख हो जाएंगे अवतल दर्पण। बट देखिए ध्यान से, अगर साइज की बात किया जाए तो समतल दर्पण से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा यह बनाता है समान, क्या बनाता है बच्चा जी, याद रखिएगा यह आपका समान साइज का बनाता है। जबकि ये जो बनाता है, यह जो बनाता है, यह छोटा बनाता है। हमेशा वस्तु से क्या करेगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और ये क्या करेगा, तो हमेशा वस्तु क्या बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण ही हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी इसको हम लोग फोकस दूरी क्या करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बच्चे याद रखिएगा, हमेशा जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की, वह हमेशा आधी होती है। क्या होती है, तो आधी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2f हो जाएंगे, और एफ बराबर क्या हो जाएंगे, तो आर बटा क्या होता है, 2। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसा अभी क्वेश्चन पूछा है कि फोकस दूरी जो होंगे वह वक्रता क्या होंगे, तो आधा हो जाएंगे। या यहाँ पर अगर वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए तो यह वक्रता त्रिज्या जो होगा, यह फोकस दूरी क्या होगा, तो 2 गुना होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, फोकस दूरी, है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो याद रखिएगा वह आधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ख हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कहता है 3 में, देखिए ध्यान से। 3 में क्या कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चे जी, याद रखिएगा हमेशा, वह हमेशा, है ना, काल्पनिक होता है। क्या होता है, तो काल्पनिक होता है और सीधा होगा। यानी कि उत्तल दर्पण जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनाएगा वह हमेशा काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है। बट इसमें एक और बात जोड़ दीजिए, ये उत्तल दर्पण जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाएगा वह वस्तु से क्या बनाएगा, तो छोटा बनाएगा, बट पूरा पूरा बनाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये ख हो जाएंगे, काल्पनिक और क्या होंगे, तो सीधा हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, देखिए क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़िएगा और समझिएगा, उसके हिसाब आंसर को ना ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपका दिमाग बोल देगा, आप वहाँ सही मार्कर कहिएगा। आप लोग क्या करते हैं, तेजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को हालाली पढ़ लेते हैं और वहाँ पर समझ नहीं पाते, जिस कारण क्या होता है, आपका वहाँ पर गलती हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी, है ना, एक वस्तु जो सीधी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण कौन सा होता है। बच्चे याद रखिएगा, वह दर्पण जो हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है, वह उसमें एक ही होता है, वह समतल अथवा उत्तल, यही होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा, समतल होगा, नहीं तो क्या होगा, तो उत्तल हो जाएंगे। यानी कि समतल भी क्या करता है, वस्तु के सीधा बनाता है, बट समतल क्या करेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, समान बनाता है, ठीक है। समतल का एक मतलब विशेषता होता है कि अगर प्रतिबिंब यहाँ पर है, बच्चे याद रखें, प्रतिबिंब अगर यहाँ पर है ना, और इससे जितना दूर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, उतना ही दर्पण के क्या करेगा, तो वो पीछे की ओर भागेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ग हो जाएंगे, यानी समतल अथवा क्या हो जाएंगे, तो उत्तल दर्पण हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्लोरोफिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्लोरोफिल जो वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है उस वर्णक का रंग कैसा होता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह हरा होता है। बट यहाँ पर आपसे खुहा कर क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल जो होता है कहाँ पाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा, है ना, क्लोरो, है ना, याद रखिए, तो
क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बच्चे याद रखिए तो ना, ध्यान से देखिए, ये कहाँ पाया जाता है बच्चे जी, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर जो हो जाएंगे वह हरा हो जाएंगे, ठीक है। किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैग्नीशियम यानी कि अगर Mg की बात किया जाए, ये मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो हमेशा पाया जाता है किस में, तो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल की बात किया जाए तो यह कहाँ पाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्या, तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होते हैं हमेशा क्लोरोप्लास्ट में ही उपयुक्त होते हैं। और ये भी कहा गया कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर, तो मैग्नीशियम के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, है ना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बच्चे याद रखिएगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब विश्राम के, ऐसे नहीं बोला, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। विश्राम की अवस्था में जब, है ना, मनुष्य विश्राम करता है, जब सोता है, तो उस रेट की बता रहा है कि मनुष्य का हृदय का, है ना, एक जो धड़कन होता है वो 1 मिनट में कितना धड़कता है। बच्चे याद रखिएगा, चाहे विश्राम बोले या कुछ भी बोले, ठीक है, धड़केगा तो 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए। कितने बार धड़केगा, तो याद रखिएगा 72 बार ही धड़केंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में अगला। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यहाँ पर देखिए मतलब Fe3O3, ये आपका फेरस ऑक्साइड जो यहाँ पर 2Al के साथ रिएक्शन किया, दोनों की मिलाया गया। जब दोनों के साथ अगर मिलाया जाता है तो बनता क्या है, तो यहाँ पे Al2O3 बनता प्लस, है ना, Fe बनता है। तो ऊपर दी गई, है ना, अभिक्रिया किस प्रकार का, ये जो अभिक्रिया जो कहता है ना बच्चे, याद रखिएगा, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए यहाँ से आया और ये क्या हो गया, अलग हो गया। जब अलग होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया। कोई भी रिएक्शन है ना, ये जो, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिकारक होता है या आपका प्रतिफल होता है। अभिकारक से क्या होता है, अगर यहाँ पर अलग होता है, टूट जाता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे जी डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पर दिया गया है और संतुलित करना, तो सिर्फ याद रखिएगा, संतुलित करने के लिए ये आपका तत्व का परमाणु संख्या होता है, यही परमाणु संख्या आता है। यानी कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे संतुलित हो गया है। आप देखिए ना ध्यान से, पहला वाला, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्लोरीन क्या है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, ये संतुलित होगा, ये आपका संतुलित नहीं है। उसको देखिए H2 है, Cl2 है, और यहाँ 2S यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो इधर क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसका आंसर क्या होंगे, तो यही हो जाएंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि इधर भी परमाणु की संख्या और इधर भी परमाणु की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो यह संतुलित होंगे। अगर बराबर नहीं है, जैसे इसको देखिए, 2 दूनी के 4, है ना, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 ही है, तो ये संतुलित है, नहीं है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, एक क्या है, तो क्लोरीन है, संतुलित है, नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार, देखिए ध्यान से, कुल भार का उत्पाद जो होता है, कुल भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चे, याद रखिएगा, वह जो होता है, अगर भार बराबर है तब उसको संतुलित कहेंगे। क्या कहेंगे, तो संतुलित कहेंगे। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे जी, याद रखिएगा, तो ए हो जाएंगे। यानी कि साइंस से ये कितने क्वेश्चन वो करवा दिए, हम 10 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अगर मैं दूसरा सेट लेकर के आऊँगा तो उससे भी साइंस से 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर बच्चा जी अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटने भी नहीं दूँगा, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आऊँगा वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 100%, और 100% नहीं तो 99% विश्वास के साथ कहता हूँ ज़रूर टकराएगा, तो टकराएगा, ठीक है। चलिए
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन अगला सब्जेक्ट की तरफ। अगला आप देखेंगे ध्यान से सोशल साइंस का। किसका देखेंगे बच्चे, ध्यान से किए तो, है ना। अगला जो हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का कितने क्वेश्चन, फिर से हम देखेंगे 10 गो क्वेश्चन देखेंगे। तो सोशल साइंस का 10 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ध्यान से कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। यानी कि बिहार की पहली जो रेल लाइन है वह कौन थी बच्चे, याद रखिएगा तो वह था ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन है तो ईस्ट इंडिया रेलवे, यही है जो, है ना, बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चा जी, तो खा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी कि भारत के किस स्थान पर जो है यह पहला, है ना, ऊर्जा केंद्र जो है परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। तो उस जगह का नाम बच्चे याद रखिएगा, वह है तारापुर। आप पढ़े होंगे, यानी कि यह तारापुर जो है यहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट बार जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर में ही लगाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा घ हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। बच्चे याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चे, याद किया तो, याद हुआ 1925 में। यानी कि 1925 में जो है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो, है ना, ख हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्योंकि मैं तेजी से मतलब रिवाइज करवाना चाहता हूँ, यानी तेजी से क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि सारा सेट मतलब आप कंप्लीट करवा दूं। भारत में सहकारिता आंदोलन का, है ना, प्रारंभ कब हुआ था बच्चे, याद रखिएगा इसका जो प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1904 में। कब हुआ था बच्चे, याद रखिए तो 1904 में। यानी कि 1904 में जो है वह सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि, है ना, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के, है ना, लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं था। यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो बताया गया कि मतलब कहता है क्या कि रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे। बच्चे याद रखिएगा, रंग भेद के विरोधी वो कौन नहीं थे, तो जेड गुड्डी, है ना, याद रखिएगा तो जेड गुड्डी। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जेड गुड्डी जी थे यह रंग भेद के विरोधी नहीं थे, और ये हद तक प्रयास किए थे आगे लेकर जाने के लिए। बाकी ये सब, है ना, मालूम नहीं, मगर इतना याद रखिएगा जेड गुड्डी, है ना, वो नहीं थे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला 6 की तरफ। 6 में क्या कहता है कि, है ना, आर्थिक विकास संबंधित है। यानी कि आर्थिक विकास जो है वह किससे संबंधित है बच्चे, याद रखिएगा परिणात्मक परिवर्तन से, है ना, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बच्चे याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। यानी कि ए भी होगा और क्या होंगे, तो बी भी होंगे। क्यों, क्योंकि परिणात्मक परिवर्तन भी सही है और गुणात्मक परिवर्तन भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यानी कि जो नया आर्थिक नीति जो है जिसको हम बोलते हैं, है ना, न्यू पॉलिसी, है ना, बोला जाता है न्यू, है ना, इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी एनसीपी कहा जाता है। इसका कौन सा इसमें से बताया गया कि वो अंग नहीं है। तो बच्चा जी याद रखिएगा इसका जो अंग जो है वह राष्ट्रीयकरण नहीं है। सिर्फ आंसर पर फोकस कीजिए, है ना। इसका आंसर कौन होगा, तो सी, यानी कि राष्ट्रीयकरण नहीं है। बाकी ये निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, बट ये राष्ट्रीयकरण नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चा जी सी हो जाएंगे। आगे बढ़े ध्यान से अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। यानी कि जो विकासशील देश है उसमें कार्यशील जनसंख्या का अधिकांशतः संलग्न क्या है, तो बच्चा जी याद रखिएगा, है ना, वह जो है सेवा क्षेत्र में। कौन है, तो सेवा क्षेत्र में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल है वो किस पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा वह जो दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पर, तो लोक कल्याण पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो सोशल साइंस का यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यह सेट पहला, यानी कि हम कहे तो, है ना, सेट पहला का जो है यह सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। और क्या बोला है कि नरेगा जो है ये कार्यक्रम के, है ना,
कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था, यानी कि नरेगा जो कार्यक्रम हुआ था इसके साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था मनमोहन सिंह। कौन था बच्चे, याद किया तो है ना, याद रहेगा मनमोहन सिंह। कौन था, तो मनमोहन सिंह था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन है ना, इससे सोशल साइंस से भी हो गया, यानी 2 सब्जेक्ट मैं करवा दिया हूँ। अब आगे देखते हैं मैथ का। अब देखिए ध्यान से, अगर बच्चा जी अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो मैथ में आपको कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप लोगों को लगता है कि मैथ बहुत हार्ड होता है ना, बहुत भारी है, मैं आपको हार्ड लगने नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन इसमें क्या गया, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए ध्यान से, है ना, कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित है ना बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण है ना अगर 60 दिया। देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, अगर मीनार की बात कर रहा है, तो आप इतना ध्यान रख लो कि है ना 10 को लेकर के चलेंगे। ऐसे अगर होगा, देखिए ध्यान से बच्चा जी, इस तरीके से, तो यहाँ उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो 60 बना रहा है। आपका एच का तो याद करें, बी कितना दिया है, तो 100 दिया है। इसका रिलेशन किससे होता है, तो बोलिएगा 10 से होता है। ठीक है, और 10 का मान लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 को लेकर चलेंगे तो 10 बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। P का मान कितना हो जाएगा, तो H दिया गया नहीं है, इसका मान कितना होगा 100, और टेन थीटा में यहाँ अगर देते हैं तो टेन थीटा कितना 60, 60 का वैल्यू कितना आता है, √3 हो जाता है। ठीक है, और H बटा कितना हो गया, 100 हो गया, तो H बराबर क्या निकल जाएगा, तो है ना 100√3 क्या हो गया, तो 100√3 हो गया। ठीक है, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आप कैसे बनाइएगा, आपको सिंपली कैसे बनाना है। अगर मीनार की बात करेगा, अगर नीचे अगर दूरी की बात करेगा, तो समझ जाना 10 में किसका मान होता है, 10 में इसका मान कितना होगा, तो √3 होगा ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर देगा, 100√3 कर देना, बस इतना आंसर करना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में जो समय कम रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चा जी आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैथ मैथ भारी नहीं होते बच्चा जी। ठीक है, आगे देखिए, 1 + cot² ए है, 1 प्लस tan² है, ये किसके बराबर होते हैं, यानी बच्चे याद रखिएगा, ये तो आपका फार्मूला ही है, ये इसके बराबर जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं tan² होते हैं। ठीक है, यानी tan² का फार्मूला होता है 1 + cot² है, 1 + tan²। देखिए ध्यान से, tan² किधर है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, यानी कि tan² हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फार्मूला ऐसे भी जो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए 3 में, इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है, अगर बिंदु इतना दिया, कोऑर्डिनेट अगर कितना दिया गया है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या कहता है कि मूल बिंदु, जैसे ही मूल बिंदु कहेगा ना, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली रूट में जाइए और x² कर लीजिए प्लस y² कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए, x पहला का मान को हम इतना जरूर जानते हैं, पहला का मान को x कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, y कहते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 कितना हो गया, तो रूट में आपका हो गया 13 हो गया। ठीक है, कने रूट में 13 है कहीं पे। अब देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए बच्चा जी, रूट में 13 यहाँ पर तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये रहा आपका, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर बना ही देते हैं, ये ऑप्शन आपका √13 कितना है, तो है ना रूट यहाँ पर बच्चा जी, फिर से देखिए, ये आपका √13 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी मार लीजिएगा, क्या होगा, तो √13, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई कितना दिया है, h दिया गया है, तो बेलन की आयतन का आयतन बताना। बस बेलन का आयतन आप याद रखिए, फार्मूला ही पूछ दिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला तो πr² h होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जानिए, ये जो पाई जो होता है फिक्स मान होता है, 22/7 होता है, r जो होता है वो उसका त्रिज्या हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, यानी इसका फार्मूला ही पूछ दिया है, तो याद रखिएगा πr² किधर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5 की तरह। अगला 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, बिंदु इतना और इतना को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ ज्यादा विशेष करना नहीं है। x1 प्लस x2 बटा 2 कर लीजिएगा, और y1 प्लस है ना y2 बटा क्या 2 कर लीजिएगा। ठीक है, x1 कितना है, तो ये आपका -2 हो गया, कितना हो गया, -2 हो गया, फिर प्लस x2 कितना है, तो बोलेगा सर 4 हो गया, बटा कितना है, 2 हो गया, y2 कितना है, y1 कितना है, तो सर बोलेगा सर 3 है, y2 कितना है, तो 1 है, बटा कितना हो गया 2, और इसको जोड़ी कितना हो जाएगा, तो 2/2 हो गया, और 4 बटा कितना 2 हो गया, काट दीजिए 2, काट दीजिए 1, यानी कि 1 और कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर यह होना चाहिए, बट आपको इतना बनाना नहीं है, आपके एग्जाम में, एग्जाम में आपको जल्दी से बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको और इसको दोनों को जोड़ो, प्रथम को प्रथम जोड़ो, तो 4 गो और 2 गो जोड़ो, -2 तो कितना -2 बचेगा, 2 से भाग करो तो कितना बचेगा, तो बच्चा जी तो याद रखिएगा
आपका 1 होगा, ठीक है। फिर इसको और इसको जोड़ो, 3 और कितना हो गया तो 4 हो गया, है ना। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 3 और 4, 2 से भाग करो तो कितना 2 हो गया आपका 1 2 कितना हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या, कब, जब मध्य बिंदु रहेगा तब याद रखिएगा, ठीक है, तब यही फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला 6 की तरफ, बिंदु 4 3 किस पाद में है, बच्चे याद रखिएगा। अगर पाद की बात किया जाए तो आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए किस तरह क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका और ये और ये और ये, ठीक है, ये 4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम x बोलते हैं, इसको बोलते हैं y, ये आपका होता है y डैश और ये क्या होता है तो x डैश होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट पाद बोला जाता है ना, फर्स्ट इसको पाद कहा जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंड पाद, इसको बोलते हैं वो थर्ड पाद, इसको क्या बोलते हैं तो, है ना, फोर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो फोर्थ कहा जाता है। देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो जाता है ना, ये हमेशा प्लस की ओर जाता है, ये क्या होता है तो हमेशा प्लस की ओर, ये क्या आ जाएगा तो माइनस की ओर, ये हमेशा क्या आ जाएगा तो माइनस की ओर। इसमें क्या होगा, देखो पहले हम एक्स पर चलेंगे ना, इस पर चलेंगे ना, तो पहला प्रथम घर में जो होगा वो पहले प्लस और ये भी क्या होगा तो प्लस, है ना, प्लस प्लस, यानी कि इस घर का दीवार जो है एगो ये है और ये है, ठीक है। इस घर में क्या होगा, पहले याद रखिएगा, पहले एक्स पर चलेंगे माइनस और क्या होगा फिर क्या होगा तो प्लस होगा। इसके लिए क्या होगा, थर्ड के लिए माइनस और क्या होगा तो माइनस होगा, और इसके लिए क्या होगा तो प्लस और चला जी क्या होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा जाए उसमें क्या पूछा है कि ये 4 और दिए दोनों तो प्लस प्लस में है, देखिए प्लस प्लस कौन है, ये है ना, प्लस प्लस दिख रहा है, तो ये प्लस प्लस कौन सा घर में, तो फर्स्ट पद में गया है, तो इसका आंसर क्या होगा तो ए होगा, प्रथम पद। अगर यहाँ पर पूछता माइनस करके तो कौन सा पद में जाता, तो बोलते सर पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो माइनस और प्लस वाला कौन है, तो ये है आपका सेकेंड में जाएगा, बट यहाँ पर माइनस दिया हुआ नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और बारहवां, है ना, याद रखिएगा 13 और 25 है, तो है ना इसका, है ना, पहला पद क्या होगा, बच्चे याद रखिएगा, है ना, कुछ नहीं किया है यहाँ पर, सिंपली किया है छठा और बारहवां दिया, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो छठा की बात करते हैं तो 13 दे दिया है, तो है ना, उसके बाद फिर क्या करता है, इसका क्या करेंगे, ए प्लस कितना होगा, एक घटा कर लिखते हैं बच्चा जी, ठीक है। तो क्या होगा 5d बराबर कितना हो गया तो 13। फिर उसके बाद क्या बोला है तो 12 कितना है 25 है, तो t कितना है तो 12, है ना, कितना है तो बच्चा जी 25 है, तो 12 मतलब एक घटाइए, a प्लस कितना हो गया तो, है ना, 11d बराबर कितना हो गया तो 25 हो गया। समीकरण इसको पहला मानिए, समीकरण इसको दूसरा मानिए, और घटा कर इसको लुप्तीकरण से जो भी विधि से बनाना है ना, इसको आप क्या कीजिए तो कंप्लीट बनाइए, और है ना बना करके, है ना, इसका आंसर जो आएगा बच्चे याद रखिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि ये कौशिक थीटा बराबर किसके होता है, ये जो कौशिक थीटा जो होता है ना किसके बराबर होता है, तो बच्चे याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर साइन की बात करता हूँ, साइन थीटा, ठीक है, तो इसका अगर भाई की बात करूंगा तो 1 बटा क्या होगा, तो इसका भाई होता है कौशिक थीटा। अगर हम बात करता हूँ अगर कॉस थीटा किसका, तो कॉस थीटा, तो 1 बटा क्या होता है तो बच्चा जी सेक थीटा हो जाता है। अगर हम बात करता हूँ ये अगर टेन का किसका, तो टेन थीटा का, तो क्या होता है 1 बटा, है ना, बोलेगा सर कॉट थीटा हो जाता है। यानी कि अगर साइन पूछा तो आप उल्टा कर दीजिए, उसका भाई को नीचे कर लीजिए, कॉस पूछा उसका भाई कौन होता है सेक, और टेन पूछा उसका भाई कौन होता है तो कॉट, यानी यहाँ पर किसके बाद ये होगा आपका, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ये होगा सेक है, नहीं होगा, है ना, साइन है, देखिए यानी कि साइन का भाई क्या होता है तो कौशिक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि यदि 2 साइन बराबर 1 है तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, है ना, तो इसका मान क्या था, देखो हम थोड़ा सा बताता हूँ आप कैसे बनाओगे। साइन थीटा, है ना, बराबर 1, यहाँ पर 2 दे दिया है, तो आप क्या कीजिएगा साइन थीटा बराबर 1/2 डालिए, है ना, साइन में पी बटा कितना होता है बच्चा जी 1 एच होता है, पी का मान कितना होता है 1 होता है, एच का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो आप बी का मान निकालिए, और बी का मान निकाल के यहाँ पर मान रख करके और इसका मान को सोल्यूशन कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक है, जरूर बताइएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 12 मीटर ऊंचे भवन की जमीन पर खड़ा, है ना, पड़ रही छाया की ऊंचाई, है ना, 4√3 मीटर है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण जो है बच्चा जी कितना होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मीनार की और यहाँ पर देखिए ध्यान से रूट में, किस में तो रूट में, तो फटाक से आंसर मान लीजिए कितने में सो
60 डिग्री में, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, है ना? ये आपका 10 क्वेश्चन मैथ से भी हो गया, 10 क्वेश्चन साइंस से भी हो गया, 10 क्वेश्चन सोशल साइंस से भी हो गया। अब हम प्रयास करते हैं हिंदी से, ठीक है? क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है ना? पूरा विश्वास साथ कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम तक अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना, तो फिर हमको कहिएगा, ठीक है? है ना? आपको जो भी मन करे वो कमेंट में हमको लिख सकते हैं, बट मैं छूटने दूँगा ही नहीं, वैसा मौका आने ही नहीं दूँगा, ठीक है? आगे देखिए ध्यान से, हिंदी से मैं करवाता हूँ। हिंदी तो काफ़ी आसान होते हैं, सब समझ जाते हैं, क कहानी के पर निर्भर रहता है। देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बस याद रखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी के जो लेखक है, उनका नाम है अमरकांत जी। कौन है तो? अमरकांत जी। अगर इससे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि है ना, बहादुर जो है इसके पिता का नाम कौन है? तो बोलेगा सेन साहब। कौन है तो? सेन साहब, ठीक है? यानी कि इसके पिता का नाम है तो सेन साहब, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस लेखक का जो लेखक है वो कौन है? तो लिखने वाले बहादुर, ये अमरकांत है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बहादुर जो है वह मतलब बहादुर जो है इस पाठ का क्या है? तो बोलेगा सर, ये बहादुर जो है ना, इस पाठ का जो है वो मेन पात्र माना जाता है। कौन है तो? बहादुर है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना? देखिए ध्यान से, 2 में क्या बोला है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा लिया था? बच्चे याद रखिएगा, ये बहादुर के नाम से ना, ये निर्मला जी जो है ना, यानी कि उन्हीं के मतलब निर्मला जी जो है सेन साहब के वो पत्नी जो है निर्मला जी काफ़ी बहादुर को मानते थे। किसको मानते थे? तो बहादुर को बहुत मानते थे। कौन? तो निर्मला जी। इसलिए है ना, बहादुर सबका दिल जीतता था, है ना? इसलिए वहाँ से क्या किया, मतलब वो दिल शब्द हटा दिया था और बहादुर नाम जोड़ दिया। इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो सी होंगे, यानी कि निर्मला जी ने हटा दिए तो दिल शब्द, ठीक है? आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब-सी, है ना, लघुता का अनुभव हो रहा था? किसे हो रहा था? बच्चे यार, कि बहादुर जब चला गया था ना, तो किसको मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो बहादुर रहता तो बहुत अच्छा काम करता था। ऐसा किसको फ़ील होने लगा? तो याद रखिएगा, वो फ़ील होने लगा था लेखक को, क्योंकि लेखक ही लेकर के आए थे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो सी हो जाएँगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन-सी है? यानी कि गुणाकर मूल्य के द्वारा, है ना, जो रचित जो है वो निबंध कौन-सी है? तो याद रखिएगा, वो गुणाकर मूल्य जी लिखने वाले जो थे वो कौन थे? तो नागरी लिपि। कौन है तो? नागरी लिपि है। बाकी सबको भी ध्यान देख लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? परंपरा का मूल्यांकन, है ना, इसका लिखने हैं कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब आप याद कर लीजिएगा। इसका भी एक वीडियो आएगा बच्चा जी, जो पूरा सारांश का निबंध विधा सब मैं बताऊँगा, ठीक है? जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ। है ना, शरद पाद की कृति क्या है? बच्चे याद रखिएगा, तो है ना, शरद पाद की कृति जो होती है वो दोहा कोश होता है। कौन होता है? तो दोहा कोश होता है। तो इसका आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ये जो नक्षत्र लोग जो होते हैं ना, किस लेखक की कृति है? तो वो जो है वो गुणाकर मूल्य जी का है, ठीक है? यानी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, लेखक से भी आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो बी हो जाएँगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन-सी होता है? यानी कि गुणाकर मूल्य के द्वारा रचित जो निबंध है, वह कौन है? बच्चे याद रखिएगा, वह है नागरी लिपि। कौन है? तो नागरी लिपि है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएँगे? तो सी हो जाएँगे। इसमें तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आप लोग गलती करेंगे ही नहीं, ठीक है? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सब है। शरदपात की कृति क्या होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इससे क्या होगा? तो दोहा कोश होगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि नक्षत्र लोग, देखिए ध्यान से, ये नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति में आते हैं? नक्षत्र लोग जो होते हैं ना, वह जो है ना, वो किस में आएँगे? तो इसको लिखने वाले थे बच्चे जी, याद रखिएगा, वो हाँ, ये होंगे, यानी कि गुणाकर मूल्य। कौन है तो बच्चे जी, याद रखिए, तो गुणाकर मूल्य जी हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये पहला चैप्टर से है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गत की विद्या कौन-सी है? याद रखिएगा, यह जो है निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसमें क्या किए हैं, तो है ना, भेदभाव को प्रयास किए हटाने का। यानी कि हिंदी से भी कितना हो गया? 10 क्वेश्चन। अब आपका बच गया बच्चा जी संस्कृत का। किसका बच गया? तो संस्कृत का। अब संस्कृत से कराते हैं, देखिए ध्यान से, उसमें भी आपको बनेगा अगर आप कहानी अच्छे से सुने होंगे तब। देखिए ध्यान से, कन्हस्य दानवीरता पाठ से, है ना, लिया गया है। यानी कि कन्हस्य दानवीरता जो है वह किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चे याद किया, तो कर्णभार, यानी कौन है? तो कर्णभार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्यपुत्र कौन है?
ये जो सूर्यपुत्र जो है ना, सूर्यपुत्र कौन है? याद रखिएगा वह है कर्ण। कौन है? तो सूर्यपुत्र जो है वह कर्ण को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? यानी कि कवच कुंडल के साथ जन्म जो हुआ था वह कर्ण का ही हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? तो कर्ण का हुआ था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक, है ना, 4। 4 में क्या कहता है? करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन किया गया? ये जो करमवीर कथा जो होता है इसमें किसका चर्चित किया? तो यहाँ पे याद रखिएगा करमवीर कथा में जो दलित के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? तो दलित के बारे में किया गया है। और करमवीर कथा बहुत अच्छे कथा है जो यहाँ पर दिखाता है कि कोई भी दलित परिवार होने से ये नहीं होता है कि वो हमेशा पीछे रहेगा। अगर वो सच्चे दिल से पढ़ता है तो आगे जरूर बढ़ेगा। इस कहानी से यही हमको सीख मिलती है। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा दलित के बारे में। चलिए इसके आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, यह भी क्वेश्चन उसी से है कि राम प्रवेश के, है ना, गांव का नाम क्या था? यानी राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? बच्चे जी याद रखिएगा, है ना, राम प्रवेश के गांव का नाम जो था वो है भीकना टोला। कौन है? तो, है ना, भीकन टोला नाम है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? तो रामपुर गांव का नाम था भीकन टोला था। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन बोलता है कि 6 में कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? याद रखिएगा वह उनका नाम था राम प्रवेश राम। कौन है? तो राम प्रवेश राम। इसका आंसर ये होगा बच्चे, देखिए ध्यान से, फंसाने के लिए राम प्रवेश पूछ दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, राम प्रवेश राम इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि व्याघ्रपति कथा पाठ से लिया गया, यानी व्याघ्रपति कथा जो है वो कौन सा पाठ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। किससे लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है? यानी कि हितोपदेश के जो रचयिता जो बच्चा जी याद रखेगा वह नारायण पंडित जी है। कौन है? तो नारायण पंडित जी है, वो हितोपदेश की क्या है? तो रचयिता है। याद रहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन कीचड़ में फंस गया था? बच्चे याद रखिएगा, है ना, ये भी बहुत अच्छा कहानी आप पढ़े होंगे। ठीक है, कीचड़ में जो फंसने वाला था वो बाघ है, जो लोभ में क्या होता है वो फंस जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? तो, है ना, ए होता है। और यहाँ पर देखो पति, यहाँ पर ये बाघ और पति का ही कहानी होता है। जो कर्ण को, यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो फंस जाता है कीचड़ में बाघ। ठीक है, वो पति चला जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से कि पति किसके द्वारा पकड़ा, है ना, पकड़ा और खाया गया? यानी पथिक जो है किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया था? बच्चे याद रखिएगा, है ना, वो था बाघ के द्वारा। है ना, बाघ के द्वारा क्या गया, पकड़ लिया गया था, है ना, पथिक कीचड़ में फंस गया था और वो क्या हो गया था? तो वो उसको खा लिया था। कौन? तो बाघ खा लिया था। ठीक है, यानी दोस्तों आपका यह सेट 1 जो है कंप्लीट हो गया है और अगला जो आएगा आपका सेट आएगा 2। ठीक है, और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।